नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम लेकर आए हैं अपने पॉडकास्ट की पहली सीरीज़ जिसका शीर्षक है बातचीत। इस बातचीत की सीरीज़ में हम अपने पॉडकास्ट में गेस्ट को बुलाएंगे जो कि अपने अलग अलग फील्ड से होंगे। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनका इंटरव्यू होगा, उनकी यात्रा कैसी रही जो आपको आपकी यात्रा में मदद करेगा। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राहुल पवार जी, जो पीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर कार्यरत हैं। तो उनकी यात्रा कैसी रही, कैसे एक एस्पिरेंट अभ्यर्थी से वो एक अध्यापक के पद पर आज कार्यरत हैं, क्या क्या परेशानियों का उन्होंने सामना किया, ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें सफल बनाने में सहायता की, ये कुछ प्रश्न हमारे आज के पॉडकास्ट के होंगे। तो चैनल को शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट राहुल पवार जी का। तो राहुल जी, आप पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्न आपसे करेंगे। नमस्कार सर, सचिन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को शुरू करने के लिए, ताकि आपके व्यूवर्स को फ़ायदा पहुँचे इसका, हमारे एक्सपीरियंस का, आपकी जर्नी का, हमारी जर्नी का। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल पवार है और मैं मेरठ के अंदर एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी अभी मैथमेटिक्स से पीएचडी चल रही है और मेरे पास नेट सर्टिफिकेट है, गेट सर्टिफिकेट है। जी, बहुत अच्छा। जैसे राहुल जी ने बताया, पीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर ये कार्यरत है। समाज में एक प्रतिष्ठित पद होता है शिक्षक का, और एक अभ्यर्थी कैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकता है। आज का ये पूरा वीडियो उसी पर फोकस होगा, क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें हेल्पफुल रहेंगी। तो राहुल जी, पहला प्रश्न जो हमारा सभी का रहता है, जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है, एक शिक्षक बनना चाहता है, तो वो ये जानना चाहता है कि कितना समय लगभग तैयारी में उसे देना पड़ेगा एक शिक्षक बनने के लिए। स्पेशली आपने पीजीटी का पद को आपने प्राप्त किया है और एक एग्ज़ाम क्लियर किया जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि लगभग कितना समय एक अभ्यर्थी को इस पद को प्राप्त करने के लिए देना पड़ेगा। हाँ, किसी भी विद्यार्थी को पीजीटी के लिए यदि वो तैयारी करता है, हमारा सब्जेक्ट तो मैथ्स है जी, उसी की बात करेंगे जी, तो काफ़ी प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है जी। तो उसके लिए कम से कम 6 महीने कम से कम देने चाहिए जी, और लगभग 6 महीने से 1 साल का समय लगता ही है जी। 6 महीने दोगे तो मेरे हिसाब से 7-8 घंटे की जो स्टडी है वो काफ़ी रहेगी, और 1 साल के लिए यदि आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो तो 4 घंटे 4.5 घंटे काफ़ी है। ठीक है। तो एक बात निकल कर आती है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल का समय एक अभ्यर्थी के लिए पर्याप्त रहेगा। अगर आप 4 घंटे, लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो जैसा राहुल जी ने कहा कि 6 महीने से 1 साल, और अगर आप 8 महीने कर देते हैं तो 6 महीने में भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो राहुल जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो हर विद्यार्थी, हर अभ्यर्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो ये है कि तैयारी के दौरान खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। कई बार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और विफलता हमें हाथ लगती है तो निराशा हमें घेर लेती है। तो पूरी तैयारी के दौरान जो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष का जो समय आपने बताया है, इस दौरान खुद को कैसे मोटिवेटेड एक अभ्यर्थी रखे और तैयारी पे अपना फोकस रख पाए, तो उसे क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए आपके हिसाब से कि वो अपनी निराशा या विफलता अगर मिल भी जाती है किसी एग्ज़ाम में तो निराश ना हो और वो लगा रहे। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि मोटिवेटेड कैसे खुद को रख सकता है अभ्यर्थी। देखो, सफलता और विफलता दो ही चीज़ है जी, और विफलता पर हम फोकस करेंगे तो उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। उस जी। पर यदि हम उससे सीखना नहीं चाह रहे, उस पर फोकस कर रहे हैं, विफल हो गए, निराशा आने लग रही है, उससे कुछ नहीं होना। हम अपना विकास नहीं कर सकते, बिल्कुल। जीवन को सफल तरीके से नहीं जी सकते। जी, तो मोटिवेटेड रहना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और जी। मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? मोटिवेटेड रहने के लिए हमारा मेन मकसद है, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें जीवन में बनना क्या है, करना क्या है। जी, यदि हमारा टारगेट होगा, हम उसी के लिए तो जी रहे हैं ना। बिल्कुल। और डिमोटिवेशन कैसे आएगा? साथी जो स्टूडेंट है, पड़ोसी जो स्टूडेंट है, उनकी नौकरी लग रही है, आपकी नहीं लग रही। कई बार रिश्तेदार या परिस्थितियां भी हैं। समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है, जी। आर्थिक दबाव है। जी, पर हमारा लक्ष्य यदि नौकरी पाना जी। है तो हमें उसके लिए मेहनत करनी है, और नौकरी ज़रूरी तो नहीं है मेहनत से मिल जाए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बार होता है कि पर यदि आप मेहनत कर रहे हो, मोटिवेटेड रख रहे हो खुद जी। को, एग्जाम बेस्ड पे तैयारी कर रहे हो, जी। तो कम से कम आपको सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि विफलता हमेशा आपको सिखाती है।
यदि आप मैथ्स में ही आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी लेवल की, जी। आप टीचर नहीं बन रहे हो, पर ये वो विफलता है आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर टीचर बना देगी। वाह। आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, और वो एक बाद का टारगेट है, शुरुआत का नहीं है। जी। शुरुआत में जब तक संभावना है, आप मेहनत करो, सरकारी नौकरी के लिए करो, उसी टारगेट के लिए करो जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो। यही मोटिवेशन का तरीका है। समाज को इग्नोर करना पड़ेगा, खुद को देखना है, अपने आप को शीशे में रख के देखो, बिना शीशे के देखो कि हमें बनना क्या है, करना क्या है, आखिर हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा। बहुत बहुत अच्छी और बहुत ही सार्थक बात राहुल सर ने बताई। पहली चीज़ तो ये कि विफलताएं निराशा लेकर भले ही आएँ आपके लिए, लेकिन आपको हताश नहीं होना है। आपको उस निराशा के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर किसी परीक्षा में आप विफल भी हो जाते हैं तो उससे शिक्षा लेनी है कि कहाँ कमी रह गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात सर ने जो बहुत महत्वपूर्ण कही कि विफलता किसी एग्ज़ाम में आपकी नियति तय नहीं करती। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम में compete नहीं कर पाए, सफलता नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सकते हैं। और मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको वो सरकारी नौकरी या जिस बहुत भी सारे लोगों से आप आगे निकल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी नौकरी वाले से भी आगे निकल जाओगे। बहुत 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 शानदार ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने मानक बना लिए हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार को मैं फोकस रख के बात कह रहा हूँ सर, क्योंकि ज़्यादातर जो हम मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि एक सरकारी नौकरी एक बिल्कुल सेफेस्ट साइड है। अगर उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनका जीवन वो मानते हैं सफल हो गया। अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं समाज, ये सोसाइटी और कई बार हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार ऐसा माहौल और एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि अभ्यर्थी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो गई है। बेकार। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सरकारी नौकरी ही मानक नहीं है। फिर भी हम प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहे हैं, विफलता सफलता की। खाली सेक्शन ये था, क्वेश्चन आपका ये था कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, जी। उस बेस पर बात हुई। फिलहाल हमारा ये इंटरव्यू है, पहला एपिसोड है जी। तो ये हमारा सरकारी नौकरी पे फोकस है। बिल्कुल, उसी बिल्कुल। से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से कैसे वो कवर करना है, जी। कैसे आगे बढ़ना है। विफलताओं की बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात फिर भी निकल कर आई कि विफलता, आप अपेक्षित सफलता भले ही हासिल ना कर पाए तो जीवन में, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड करेंगे और एक बेहतर इंसान, जो सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान बनते हैं, एक आप समझते हैं कि जीवन की असलियत क्या है, रूबरू होते हैं परेशानियों को। और सब्जेक्ट फेस एक्सपर्ट करते भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। जी। यदि वो मार्केट में जाएगा, सरकारी टीचर के सामने बैठेगा तो उससे बेहतर आउटपुट वो दे सकता है अगर उसने मेहनत की है। मेहनत की है मान जी, से। जी। विफलता सिखाती तो है ही है, मेहनत भी कराती है, सारे काम कराती है। ठीक है। अच्छा सर, अब एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण इन दिनों हो चला है, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट का एक दौर है, तो एक ऑनलाइन कोचिंग का भी दौर है और ऑफलाइन कोचिंग भी है और एक है सेल्फ स्टडी। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे अभ्यर्थी को बताएं कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि सेल्फ स्टडी से क्या कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है या उसे कोचिंग की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ देखो, वैसे तो ये प्रत्येक स्टूडेंट के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति क्या है पढ़ाई की। जी। वो किस तरीके से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, वो ज़्यादा ग्रहणशील किस तरीके में है। जी। रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना ही ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्ट करते हैं माइंड को। कुछ ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको मैथ्स की कोचिंग कराने की कोशिश करते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। जी। तो मैथ्स क्या है कि आप फोकस करो तो एक ही कोचिंग सेंटर पे करो यदि ऑनलाइन करते हो। ठीक है। क्वेश्चंस की बात रही, क्वेश्चंस ऑथेंटिक हो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर प्रैक्टिस करो। ज़्यादा 2-3 ग्रुप को आप फॉलो करोगे तो वो क्या करेगा, आपको पढ़ाई नहीं करने देगा, वो आपको भ्रमित रखेगा। ओवरडोज दिखाई देगी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसका तो मैटर बहुत ज़्यादा है, जी। तो वो आपको भ्रमित करेगा। ज़्यादातर आपको ऑफलाइन बुक्स है उन्हीं पर फोकस करना चाहिए, जो थ्योरी है क्लियर हो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। एक बुक आती भी है YCT पब्लिकेशन की, जी। कंपटीशन टाइम्स की, ठीक इसमें है। 6000 के लगभग क्वेश्चन है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस कर दो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, जी। वो आपके होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, वही टॉपिक्स है, वही ठीक है, वो रिपीट होंगे। हाँ वो रिपीट होंगे एक तरह से। राहुल सर, एक सवाल यहाँ पर आपने बुक्स का जिक्र किया, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन ये बात सभी के लिए, मतलब ये क्वेश्चन सभी का एक कॉमन होता है। एक तो बुक लिस्ट, मतलब एक क्या किताबें होनी चाहिए, क्या सिलेबस उन्हें फॉलो करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन हमें ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन है, डाइवर्जन है, आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। एक तो आपने ये
पक्ष रखा। तो मैं जानना चाहता हूँ इससे बचने के लिए वो कौन सी किताबें हों, वो कौन से सिलेबस की क्या चीज़ें हों जो वो पढ़े और बच्चे को सफलता मिल सके, और उसकी सेल्फ स्टडी का भी उसमें योगदान, मतलब वो खुद से पढ़ के भी सफलता हासिल कर सकता है। तो वो क्या किताबें होनी चाहिए, क्या उसका एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से कि अगर वो सोशल मीडिया से दूर रहे, तैयारी करे और फिर भी सफलता उसे हासिल हो जाए? तो तैयारी करने का जो बेहतर तरीका है, देखो सबका अपना अपना होता है। मैं अपना जी बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। मैं यदि हम पहले सारी थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है। तो जब तक हम प्रैक्टिस पे आते हैं तो वो थ्योरी की भूल भुलैया में चले जाते हैं और फिर दोबारा पढ़नी पड़ती है। ठीक है, एक बार कवर कर लो थ्योरी, तो उसके बाद सीधे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपको पता ही है कि थ्योरी कैसे काम करती है। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई थ्योरी आपकी भूल भी रही हो, तो उससे थ्योरी पर जंप करो, उससे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और थ्योरी भी कवर हो जाएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका कहना है कि प्रैक्टिस में होना चाहिए। सर ने कहा जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्रैक्टिस मांगता है, थ्योरी पोर्शन भी ज़रूरी है, लेकिन सर ने एक बात पर जोर दिया है कि अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको प्रैक्टिस से गुजरना होगा, सवालों को बार बार करना होगा, और कई बार प्रैक्टिकल करते करते वो थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी शायद। हाँ, वो बैग जाना है। यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा थ्योरी की भूल भुलैया के कारण, तो आपको एकदम उसी पेज पर पहुंचना है, वही थ्योरी वही टॉपिक कवर करना है, फिर क्वेश्चन पे आ जाना है। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर है, मिक्सर करना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, थ्योरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी आती होगी, आपने इंटर की होगी। जी, पकड़ है आपकी वहाँ पर। ठीक है। तो बेसिक मतलब अगर बच्चा जैसे पीजीटी की मैं बात करूँ तो वो कौन सी किताबें हैं, क्या बीएससी 12th एमएससी एनसीईआरटी कौन सी किताबें हैं जो बेसिक बुक्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? एक दो किताबों का नाम भी आप चाहें तो हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी, प्रकाशन का नाम या किसी कोचिंग के नोट्स या प्रीवियस से आपकी क्या रणनीति रही थी तैयारी के दौरान? देखो, हमारे टाइम पे जो मैथ्स की बुक थी वही 6 बुक्स थी यूपी बोर्ड की, तो वही कामयाब थी। आज के टाइम के जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, तो उनके लिए वही हेल्पफुल है। ठीक है, एनसीईआरटी लो, और फिर वो क्वेश्चंस जितने भी ऑल इंडिया लेवल के स्टेट है जो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चन पे सारों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वही पीजीटी लेवल का है, वही लेवल आने वाला है, उससे इधर उधर नहीं भागना। रही बात पीजीटी लेवल की, तो यूपी में जो है वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ बीएससी लेवल के भी आते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी कवर करने हैं, जो पोर्शन सिलेबस में वही पोर्शन कवर करना है। यानी बीएससी से जो पोर्शन सिलेबस का हिस्सा है वो जरूर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, तरीके से। यानी बेसिक जो है आपका, जो आपका बीएससी के दौरान रहा, और जैसे सर ने कहा 12th जो नींव रही है आपकी, चाहे आप, अच्छा सर एक क्वेश्चन मैं बीच में यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे सीबीएसई से हैं, कुछ यूपी बोर्ड से हैं, कुछ हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, मैं स्पेशली यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपी पीजीटी की, गांव देहात से बहुत बच्चे आते हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और कुछ शहरों के बच्चे भी हैं जो सीबीएसई स्कूलों से पढ़े हैं। क्या दोनों के लिए बराबर कंपटीशन है? क्या एक जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ के आ रहा है उसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है या बराबर है? और अगर है तो क्या परेशानियां आती हैं, तो उसको सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी जो शिक्षा रही है वो यूपी बोर्ड से रही है और आपने पीजीटी का एग्जाम क्लियर किया है, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो बच्चा जो एक गांव या देहात से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से भी शायद ज़्यादा कनेक्ट ना हो, पर आजकल तो खैर सब कनेक्ट है, तो आप क्या उसे संदेश देना चाहेंगे? उसे क्या उसके लिए मोटिवेशन, आपकी बातें उसके लिए की गाइडेंस का काम करेंगी कि उसे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि वो कंपटीशन में अपने आप को पीछे कहीं फील ना करे कि मैं गाँव से आया हूँ या फिर मैंने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, या हो सकता है एक बेटर कोचिंग गाँव में ना मिल पाए, स्वाध्याय जैसे आपने कहा सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण उसके लिए होगी, तो उसे क्या करना चाहिए कि वो मतलब इस एग्जाम में सफलता हासिल कर पाए? देखो, आज का टाइम, पहले टाइम क्या था कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। जी, आज के टाइम कोचिंग का ज़माना है। ठीक है, तो कोचिंग एक लेवल आगे तो लेके जाती है बच्चे, तो मेरे हिसाब से क्या है कि गांव देहात के बच्चे को भी कोचिंग कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो उनके बराबर में खड़ा रहे। वो जो कोचिंग कर रहा है बच्चा, जो शहरी बच्चा है, वो एक महीना पहले चल रहा है तैयारियाँ। ठीक है, तो पिछड़ापन नहीं होना चाहिए, गाँव वालों को भी उसके साथ कदम ताल मिलानी चाहिए, एक गाइडलाइन उसे मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए, और तैयारी तो उसकी अपनी होनी है। उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी नहीं है, उसे एक सिस्टमेटिक तरीका मिल जाए। यानी कोचिंग लेने में बुराई नहीं है, अगर आपको लग रहा है एक गाइडलाइन आपको वहाँ से मिल जाएगी, उसके बाद आपकी जो सफलता है वो आपकी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा निर्भर करेगी, आपकी मेहनत पे निर्भर करेगी, आपकी सब्जेक्ट के पर पकड़ पर निर्भर, पकड़ कितनी है, आप उतनी उसकी कितनी आप प्रैक्टिस। किसी को भी पछाड़ सकते हो, उसमें गाँव और शहर वाली बात नहीं है। रही बात अवसर की, दोनों के लिए समान अवसर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी ही दोनों चली हुई है,
बहुत अच्छा। यूपी बोर्ड में हिंदी में, ठीक है। और वहाँ पर इंग्लिश में। यानी नहीं अंतर, सब्जेक्ट की लैंग्वेज का फर्क है, कंटेंट दोनों सेम पढ़ रहे हैं। सेम है। ठीक है। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गांव से हो शहर से, सबने एक बहुत अच्छा मैसेज, एक संदेश हमें दिया है कि आप कहीं भी हैं, आप एक गांव देहात के एक छोटे से पिछड़े हुए एरिया से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर लगन है और आप मेहनत करते हैं लगातार और आप पढ़ते हैं बेसिक किताबें जो आपकी 12th BSc या MSc में रही हैं, सिलेबस का पार्ट रही हैं, अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ये मतलब सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात साबित की है। और राहुल सर ने भी एक गांव से पढ़ाई की, उसके बाद शहर आए, PhD की, नेट निकाला और PGT जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम आपने क्लियर किया है। तो सर मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है, अब हम अपने पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले जा रहे हैं, उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन सर से करूंगा, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने सभी अभ्यर्थियों से, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे पोस्ट कार्ड में शामिल ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी हमें डाल सकते हैं। हाँ, दोबारा वीडियो बन जाएगी। जी सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक निराशा वाला भाव आ जाता है बच्चे का, हमने ये कहा कि सोशल मीडिया से दूरी थोड़ी बनाए रखें, लेकिन कनेक्ट होना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी सामाजिक होने के लिए। जी, सामाजिकता, और आप अपडेट रहें थोड़ा सा, अपडेट रहें। ठीक है। लेकिन मैं ये सिर्फ लास्ट में जानना चाहता हूँ, कभी कभी अगर किसी व्यक्ति के मन में निराशा का भाव आ जाए, ठीक है, वो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का प्रेशर हो, दबाव आता है, कई बार सामाजिक दबाव, कई बार उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ, कई बार उचित अभाव रहता है कि उसका जो मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता है उसे। तो ऐसे में अभ्यर्थी को सफलता के लिए क्या चीज़ें हैं जो उसके मन में, उसे ध्यान में रखनी चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए? क्या चीज़ें होनी चाहिए कि निराशा उसे ना छुए या निराश होने की वजह से ऐसा ना हो कि उसका रिजल्ट इम्पैक्ट हो उससे वजह से? देखो, ये सब सामाजिक प्राणी हैं, सब स्टूडेंट समाज में रहते हैं जी। तो निराशा तो स्वाभाविक है, वो आ ही सकती है। आशा है तो निराशा भी है। बिल्कुल। रही बात उससे उबरने की, जी। कैसे हम उससे बाहर निकले। देखो, जिस कारण से कोई भी दबाव है, जिस भी कारण से निराशा आ रही है, तो बात फोकस की है। आप यदि पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, आप अपने सपनों पर फोकस करते हो कि मेरा ये सपना है, नहीं मुझे निराशा नहीं कुछ कर पाएगी, तो ठीक है। नहीं तो वो जो तनाव का कारण बन सकती है, उसे हटाने के लिए हमें कुछ समय के लिए दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। किसी मनोरंजन के साधन पे कर ले, ठीक है। मेडिटेशन पे कर ले, मेडिटेशन का योगदान, जी, चीज़ें समझने पे कर ले कि आखिर क्यों, उसका कारण जानने की कोशिश करें। ठीक है। बात कारण जानने की है, उसमें डूबने की नहीं, डूबना नहीं है। यदि दबाव ज़्यादा बन रहा है तो आपको अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए सही। जी। कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर ने एक बात जो कही है, निराशा एक जीवन का हिस्सा है, सफलता है, विफलता है, आशा है, निराशा है। कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियां मुझे यहाँ पर याद आ रही हैं और जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ सर, कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, जैसा कि सर ने कहा, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सफलता आपको ना मिले, सफलता आपके कदम ना चूमे। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी परिस्थितियाँ आपकी सफलता में बाधक बनेंगी, अगर आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट है और आपकी जो मेहनत है वो ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं। तो सर मैं चाहता हूँ, वीडियो का लगभग अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि आप सकारात्मक रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति भी, जीवन के प्रति भी। जितनी सकारात्मक रहेगी, सफलता आपके उतनी नज़दीक रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार कि आप आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा पहला पॉडकास्ट था, नाम था बातचीत। तो कैसी लगी हमारी बातचीत आपको? राहुल सर से PGT मैथमेटिक्स के पद पर ये कार्यरत हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। कोई नहीं बंद क्यों नहीं हो रही? हो जाएगी।